वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। टॉपिक हमारा चल रहा है मॉडर्न इंडिया और मॉडर्न इंडिया में आज का जो हमारा क्लास है वो है बहुत ही फेमस घटना के बारे में। और मैं समझता हूँ आप सब लोग इसके बारे में कई बार पढ़ चुके होंगे और अगर नहीं पढ़ा होगा तो कम से कम सुना दो, बहुत होगा। आज का हमारा टॉपिक है जलियांवाला बाग हत्याकांड। मैं समझता हूँ मॉडर्न इंडिया में हर व्यक्ति ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ रखा है क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, क्या है क्या नहीं है। ये देखो भाई, देखिए जलियांवाला बाग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये समझते हैं जलियांवाला बाग है किधर। तो ये पड़ता है साथियों भारत के जो पंजाब प्रांत है उसकी जो राजधानी है अमृतसर, ठीक है, मतलब राजधानी नहीं है, इसकी जो सबसे प्रमुख शहर है, राजधानी तो चंडीगढ़ है, जो इसका प्रमुख शहर है वो है अमृतसर। और अमृतसर में साथियों एक बहुत बड़ा सा एक हम कहेंगे एक पार्क है और उस पार्क को हम नाम देते हैं जलियांवाला बाग, ठीक है। अब स्थिति क्या थी? स्थिति थी ये साथियों कि 1919 में एक अधिनियम आया था जिसका नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, जिसको हम कहते हैं रॉलेट एक्ट, ठीक है, सबने सुना है ना रॉलेट एक्ट के बारे में। अब इस रॉलेट एक्ट के अंतर्गत साथियों ये था नियम कि अगर सरकार को शक होता है किसी व्यक्ति पर कि वह राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त है या कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे देश की एकता अखंडता को खतरा है उस समय की गवर्नमेंट के अनुसार, तो उस व्यक्ति को रॉलेट एक्ट के अंतर्गत अरेस्ट किया जा सकता था। नियम ये भी था कि जिस व्यक्ति को रॉलेट एक्ट में अरेस्ट किया जाएगा, और ये केवल शक के आधार पर था, मतलब अगर सरकार को लग रहा है कि आप क्रांतिकारी हैं या क्रांतिकारियों को सपोर्ट करते हैं तो फिर गवर्नमेंट आपको अरेस्ट कर लेगी, सीधी बात है। फिर उसके लिए सरकार को किसी सबूत की, किसी गवाह की जरूरत नहीं है। अगर सरकार को लग रहा है कि आप क्रांतिकारी हो, आतंकवादी हो, तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको कहा गया काला कानून, क्योंकि इसमें ना किसी अपील की, मतलब ना ही इसमें किसी दलील की ज़रूरत है, ठीक है। और जो भी लोग इसमें अरेस्ट होते हैं उनकी ना तो कोई अपील सुनी जाएगी, ना ही कोई दलील सुनी जाएगी, और ना ही उनकी कोई बात सुनी जाएगी, और ना ही इन्हें वकील मिलेगा, है ना। इसीलिए इसे कहा गया बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। वो क्यों कहा गया वो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब इसी रॉलेट एक्ट के अंतर्गत पंजाब के एक प्रसिद्ध नेता थे जिनका नाम था सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। जब ये सब हो रहा था तो पंजाब के दो फेमस नेताओं को, जिनके नाम है सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, इनको अरेस्ट कर लिया गया। अब सैफुद्दीन किचलू जब अरेस्ट हो गए तो लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे, और विरोध की जो तारीख चुनी गई वो चुनी गई 13 अप्रैल। 13 अप्रैल के दिन साथियों त्योहार था वैशाखी का। वैशाखी का पर्व चल रहा था और इस दिन जलियांवाला में मेला लगा हुआ था। अब हुआ ये कि एक तरफ तो मेला चल रहा था, उसी मेले में किसी कोने पर जो कांग्रेसी हैं वो क्या कर रहे हैं? अपना विरोध कर रहे हैं। एक तरफ मेला चल रहा है और उसी मेले के किसी कोने में जो है एक विरोध सभा चल रही है। अंग्रेजों को पता चलता है कि वहाँ पे विरोध सभा चल रही है, और उस समय जो पंजाब का जो गवर्नर है वो है जनरल डायर, ठीक है। वो यहाँ इस सभा को समाप्त करने का आदेश देता है, और इसी के बाद जनरल डायर वहाँ पर अपने कुछ सिपाहियों के साथ पहुँचता है ऑटोमेटिक गन के साथ, और करीब करीब 20 मिनट तक ये लोग जो है लगातार फायर करते हैं उस पार्क में। अच्छा, पार्क के साथ समस्या ये थी साथियों कि पार्क जो है वो 3 ओर से बंद था, आज भी बंद है। एक ही इसका मेन एंट्रेंस है और यही एग्जिट है। यहीं पर अंग्रेज खड़े हो गए और उन्होंने इन निहत्थे लोगों पर, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, महिलाएं शामिल थीं, इन पर तब तक गोलियां बरसाईं जब तक ये लोग मर नहीं गए या इनकी गोलियां समाप्त नहीं हो गई, तब तक ये लोग गोलियां चलाते रहे। ऑफिशियल डेटा जो है वो ये है कि इस हत्याकांड में, ठीक है, इस हत्याकांड में ये डेटा खुद जो है अंग्रेजी सरकार ने दिया है कि 379 लोग तो मारे गए और 1200 लोग घायल हो गए, ऐसा बता रहे हैं खुद अंग्रेज। लेकिन जो रियल डेटा है वो इससे कहीं ज़्यादा है, ठीक है, कहीं ज़्यादा है। ये तक कहा जाता है कि करीब करीब 1000 लोग जो है इसमें इस गोलीकांड में मारे गए। तो ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को एकदम झकझोर दिया। और इस हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी था जनरल डायर, ठीक है, ठीक, जनरल आर डायर इसका मुख्य आरोपी था।
तो आर डायर को इस हत्याकांड के बाद तुरंत भारत से वापस बुला लिया गया, क्योंकि अंग्रेज भी ये बात जानते थे अब वो पुराना वाला टाइम नहीं है, अब ये चल रहा है 1919। ये वो समय है जब भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद पूरी तरह से एक्टिव हैं। तो अगर आप कोई भी ऐसा काम करोगे तो फिर आपको उड़ा दिया जाएगा। और निश्चित रूप से आर डायर को तो फिर बिल्कुल बम से उड़ाया जाता अगर ये भारत में रुका रहता तो तुरंत के तुरंत अंग्रेजी सरकार ने इसको वहाँ से वापस बुला लिया। और वापस बुलाने के बाद, ठीक है, लीपा पोती करने के लिए, क्योंकि लोग इसका बहुत विरोध कर रहे थे, तो लीपा पोती करने के लिए एक हंटर कमेटी का गठन कर दिया गया। साथियों ध्यान रखना, ठीक है, एक हंटर कमेटी बना दी गई। और हंटर कमेटी को बनाने का उद्देश्य केवल यही था कि भारत में जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि अरे इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए कमेटी बना दी गई। ठीक है, कमेटी ने क्या बोला? कमेटी ने बोला ये कि हाँ ठीक है, लोग मरे हैं, माना है हमने, लेकिन इस काम को करने में जनरल डायर की कोई मंशा नहीं थी। जनरल डायर ने ये काम किया है केवल लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए। तो ये कोई ऐसा केस नहीं बनता है जिसके लिए उन्हें पूरा दोषी माना जाए और जो है उन्हें सजा दे दी जाए, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इतने लोगों को मारने के बावजूद भी जनरल डायर सुरक्षित बच गए। क्यों सुरक्षित बच गए? क्योंकि अंग्रेज हम भारतीयों को कुछ नहीं समझते थे। अंग्रेजों की निगाह में हम भारतीय कीड़े मकोड़े से ज़्यादा कुछ भी नहीं थे। अब जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, अपने आसपास मच्छर होते हैं, आपने कभी कोई ना कोई मच्छर जरूर मारा होगा। मच्छर को मारने के बाद कभी आपको दुख हुआ है क्या? कभी भी दुख हुआ हो? कोई दुख नहीं होता हमें, क्योंकि हमें पता है कि इतने सारे मच्छर हैं और हम इसको मार भी देंगे तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो जो स्थिति आज हमारे लिए मच्छरों की है, वही स्थिति एक समय में भारतीयों की थी अंग्रेजों की निगाह में। तो वो अगर बहुत सारे भारतीयों को मार भी दें या 2-4 भारतीयों को मार भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अंग्रेजों को इससे वास्तविकता में कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसीलिए कोई प्रभाव भी नहीं पड़ा अंग्रेजी सरकार के ऊपर कि इतने लोगों को मार डाला है तो इस पर केस चलाया जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा जनरल डायर को अंग्रेजी सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया गया। जैसे जब ये लंदन पहुंचता है तो वहां पे जो हाउस ऑफ लॉर्ड है वो इसको सम्मानित करता है और सोर्ड ऑफ ऑनर प्रदान करता है, सम्मान की तलवार के, बहुत बड़ा काम करके आए हो आप और ये एक तरीके का वीरता सम्मान है। तो बहुत वीरता का काम किया है तुमने, 379 लोगों को मार डाला, निहत्थे लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को, बहुत बढ़िया काम किया है। ठीक है, इसके अलावा जो इंग्लैंड का एक अखबार था जिसका नाम मुझे याद आ रहा है, मॉर्निंग पोस्ट, उसने करीब 1200 मतलब उसने करीब जो है बहुत मतलब 1000 पाउंड के आसपास करीब, मैं समझता हूँ ये राशि थोड़ा मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब काफ़ी बड़ी धनराशि इकट्ठी करी किसके सम्मान में? जनरल डायर के सम्मान में। तो आप देखो कि अंग्रेजों का रवैया भारत को लेकर के बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। तो जलियांवाला बाग को लेकर के जो रिपोर्ट दाखिल की हंटर कमीशन ने, उसने तो बिल्कुल इनको बरी कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल बात है ये तो। ठीक है, एक कमेटी साथियों कांग्रेस ने भी बनाई, उसको आप ध्यान रखना, और उस कमेटी का नाम है साथियों तहकीकात समिति, ध्यान रखना। ठीक है, तहकीकात समिति बनाई गई जिसको बनाने वाली संस्था थी कांग्रेस, और तहकीकात समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे मदन मोहन मालवीय। और मदन मोहन मालवीय ने इसमें ये पाया कि हाँ भाई ठीक है, जो आपके जनरल डायर हैं वो दोषी हैं, लेकिन कांग्रेस की समिति की जो रिपोर्ट है उसको देख कर रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरीके से ये पूरा हुआ घटनाक्रम। अब इस घटनाक्रम का प्रभाव क्या रहा उसको हम जानेंगे साथियों अगली क्लास में। ठीक है, तो ये आज हमने देखा जलियांवाला बाग क्या था, कैसे था, क्यों हुआ, और अगली क्लास में जो है हम बात करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि इसके प्रभाव भारतीयों के ऊपर क्या रहे। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।